That's why cinema story. यार कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें हम रिलीज के समय देखते हैं, भूल जाते हैं और फिर 10-15 साल बाद दोबारा देखते हैं तो लगता है कि यार ये फिल्म उस समय समझ ही नहीं आई थी। मेरे लिए ना गुरु बिल्कुल वैसी ही फिल्म है। 2007 में जब मैंने इसे एक बिजनेस स्टोरी समझकर देखा था, लेकिन आज 2026 में जब देखी तो एहसास हुआ कि कहानी सरप्राइजिंग नहीं थी, अभिषेक बच्चन सरप्राइजिंग थे। आजकल लोग अभिषेक बच्चन का नाम सुनते ही दो हिस्सों में बट जाते हैं। एक कहता है एवरेज एक्टर है, दूसरा कहता है अंडररेटेड है। लेकिन गुरु देखने के बाद मुझे सच में लगा शायद इन दोनों के बीच कहीं है। तो आज रिव्यू करेंगे गुरु का, और ये सिर्फ ये नहीं कि फिल्म अच्छी है या बुरी, बल्कि ये कि क्या 19 साल बाद भी गुरु उतनी ही शानदार लगती है या अभिषेक बच्चन का प्यार हमें बेवकूफ बना रहा है। ठीक आपके बगल में खड़े रह के धंधा करूंगा और आप जैसे 25,000 की छुट्टी कर दूंगा। सबसे पहले कहानी की बात करते हैं। यार गुरु बेसिकली धीरूभाई अंबानी की लाइफ पर बेस्ड है। ऑफिशियली कहीं नहीं लिखा है, लेकिन देखकर आप समझ जाओगे। एक गुजराती लड़का है जो छोटे शहर से निकला है, टर्की गया है, काम करता है, वापस आता है 15,000 रुपए लेकर मुंबई, और एक दिन इंडिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी खड़ी कर देता है। गुरु की सबसे बड़ी ताकत यह है कि बिजनेस पर्सनालिटी पर फिल्म होकर भी बिजनेस की नहीं लगती। ये एम्बिशन की कहानी है, एक ऐसे लड़के की जो गरीबी में पैदा हुआ लेकिन गरीब मरना नहीं चाहता। और मुझे ये बात सबसे अच्छी लगी। मणिरत्नम ने गुरु को कभी भगवान नहीं बनाया। वो गलतियां करता था, डॉरी लेकर शादी की, रूल्स तोड़े, सिस्टम को मैनिपुलेट करता था, लेकिन साथ ही लाखों लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बनाता था। यही वजह है कि पूरी फिल्म तुम्हें कंफ्यूज रखती है। तुम उसे हेट भी नहीं कर सकते और पूरी तरीके से हीरो भी नहीं मान सकते। आज के हिसाब से देखो तो यही इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब स्टोरी की बात करते हैं और यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज शुरू होती है। 1951 गुजरात में एक छोटा सा विलेज, और वहां रहता है गुरु नाम का एक लड़का जो स्कूल में फेल है, जिसके पापा हेड मास्टर है, जो हमेशा कहता है सपने मत देखो। लेकिन गुरु के अंदर एक अलग ही आग है, एक जिद है, जो टर्की जाना चाहता है, मसालों में ट्रेड करना चाहता है। एक ऑयल कंपनी में प्रमोशन मिलती है, लेकिन गुरु कंपनी के लिए काम नहीं करना चाहता, वो खुद का बिजनेस करना चाहता है। वापस अपने गाँव आता है, 15,000 रुपए हैं और एक प्लान है। और यहाँ पर एक सीन है जो ऑनेस्टली मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करता है, लेकिन जीनियस भी लगता है। गुरु अपनी दोस्त की बड़ी बहन सुजाता से शादी करता है। क्यों? प्यार के लिए नहीं, पैसों के लिए, डॉवरी के लिए, यार दहेज के लिए। सीधा कह दिया फिल्म ने ये चीज। हीरो ने दहेज के लिए शादी कर ली। ये 2007 की बॉलीवुड की फिल्म में दिखाया गया है और मणिरत्नम ने इसे कोई रोमांटिसाइज नहीं किया, जैसा था एग्जैक्टली वैसा ही दिखा दिया। लेकिन फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है। सुजाता यानी कि ऐश्वर्या को पता चल जाता है कि गुरु ने ये क्यों शादी की है, और वो फिर भी साथ चलती है क्योंकि उसे गुरु के एम्बिशन से प्यार है। ये लव स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड है, रियल है और इसीलिए इंटरेस्टिंग भी है। गुरु और सुजाता मुंबई आते हैं एक छोटे से घर में 30,000 लेकर, और फिर शुरू होती है गुरु की असली जर्नी। यार गुरु जो करता है वो टेक्निकली लीगल नहीं है, हमेशा वो लूफोल्स यूज करता है, गवर्नमेंट लाइसेंसेस को बाईपास करता है, जर्नलिस्ट को मैनेज करता है, लेकिन साथ में लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है। अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स को, जो मोस्टली गरीब और मिडिल क्लास हैं, उन्हें पैसे कमवा कर देता है। फिल्म का सबसे बड़ा मॉरल क्वेश्चन यही है कि क्या करप्ट सिस्टम में सफल होने के लिए सिस्टम के बाहर जाना गलत है? और मणिरत्नम ने इसका जवाब क्लियरली नहीं दिया, दोनों साइड दिखाए हैं। भाई मणिरत्नम का डायरेक्शन आज भी कमाल का लगता है। कोई बेकार का ड्रामा नहीं है, कोई लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, कोई ओवर एक्टिंग नहीं है, सीन्स खुद बोलते हैं। गुरु का विलेज, मुंबई की भीड़, स्टॉक मार्केट, फैक्ट्री, सब कुछ इतना बिलीवेबल लगता है कि ये कोई डॉक्यूमेंट्री जैसा फील नहीं देता है, लेकिन कमर्शियल फिल्म वाला लुक देता है। अब आते हैं सबसे बड़े सरप्राइज पर, अभिषेक बच्चन। सच बताऊं तो मैं भी ये सोचकर देखने के लिए बैठी थी कि लोग बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं इस मूवी की, लेकिन इस फिल्म में अभिषेक बच्चन ने सच में शानदार काम किया है। उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं की है, उन्होंने गुरु को उम्र के साथ बदलते हुए जिया है। 20 साल का लड़का, 40 साल का बिजनेसमैन, 60 साल का एक इंडस्ट्रियलिस्ट। बॉडी लैंग्वेज बदलती है, आवाज बदलती है, कॉन्फिडेंस बदलता है, और सबसे बड़ी बात, ये बदलाव दिखते नहीं, महसूस होते हैं। कोर्टरूम वाला स्पीच आज भी फिल्म का सबसे पावरफुल मोमेंट है। अगर वो सीन किसी और सुपरस्टार ने किया होता तो शायद एक्टिंग में कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन निकल जाता, शायद वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहता कि इतने सालों बाद भी किसी को याद रहे। अभिषेक बच्चन में वो कैरेक्टर अडेप्ट करने की एक जो आग है वो इस फिल्म में दिखती है, और साथ ही साथ वो जेन्युइनली इम्प्रेसिव भी है। वो कहते हैं, मेरे पापा ने कहा था सपने मत देखो। आज जो भी यहाँ बैठे हैं वो सब उस सपने का हिस्सा है। क्या हम रुकें?
और शेयर होल्डर्स कहते हैं नहीं। लेटर बॉक्स पर किसी ने लिखा, अभिषेक बच्चन वॉज ऑलवेज टैलेंटेड, वी जस्ट नेवर लुक हिम सीरियसली। यार सच बात है। ऐश्वर्या राय की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं वो सिर्फ ब्यूटीफुल दिखती हैं, लेकिन गुरु में उनका कैरेक्टर काफी मैच्योर लिखा गया है। वो सिर्फ हीरो की वाइफ नहीं है, वो कई बार गुरु का साथ भी बनती है, कई बार गुरु की हिम्मत भी बनती है। और AR रहमान का म्यूजिक, भाई ये आदमी अलग ही लेवल पर है। तेरे बिन, बरसों रे, मतलब इतने पुराने गाने होने के बाद 19 साल बाद भी ये गाने पुराने नहीं लगते हैं। आज भी प्लेलिस्ट सुनो तो फ्रेश लगते हैं, और ये बहुत कम एल्बम्स के साथ होता है। एक क्रिटिक ने लिखा कि ऐश्वर्या का रोल लव इंटरेस्ट की तरह वेस्ट हुआ है। मैं थोड़ा डिसएग्री करती हूँ। सुजाता का कैरेक्टर बहुत लेयर्ड है। एक औरत जिसे पता है कि उसका पति उसे प्यार नहीं करता शुरू में, जो फिर भी अपने हस्बैंड के साथ खड़ी रहती है, उसे चैलेंज भी करती है, और जब वो गलत होता है, और वो हर सीन जब सुजाता बीमार है और गुरु उसके पास बैठा है, उस सीन में दोनों की रियल लाइफ केमिस्ट्री स्क्रीन पर दिखती है, वो रियल थी। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय उस वक्त रिलेशनशिप में थे। बरसों रे आज भी रेन सॉन्ग में सबसे टॉप पर आता है। तेरे बिना, स्लो, हंटिंग, ब्यूटीफुल, ए हैरते, एनर्जी और सेलिब्रेशन। AR रहमान का स्कोर इस म्यूजिक में इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये सबसे बेस्ट लगता है। यार फिल्म परफेक्ट नहीं है, पहली प्रॉब्लम। फिल्म थोड़ी लंबी है, 2 घंटे 46 मिनट की है, कुछ सीन्स ट्रिम हो सकते थे। दूसरी प्रॉब्लम, ओल्ड मेकअप। जब अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बूढ़े बनते हैं तो फिल्म में वो ऑनेस्टली मेकअप इतना बुरा लगता है कि हंसी आ जाती है मुझे। किसी ने बॉलीवुड को बताया नहीं कि ओल्ड एज मेकअप कैसे होता है। और तीसरी प्रॉब्लम, फिल्म गुरु को अल्टीमेटली हीरो बना देती है, उसकी सारी गलत चीजों को जस्टिफाई करती है उस कोर्ट स्पीच में। मुझे ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लगता है। एक क्रिटिक ने लिखा कि फिल्म डिसाइड नहीं कर पाती कि गुरु को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए, दोनों में फ्लिप फ्लॉप करती रहती है। ये फेयर क्रिटिसिज्म है, लेकिन फिर भी क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि यार बॉलीवुड में बिजनेसमैन की कहानियां बहुत कम बनती है। गुरु उस गैप को फिल करती है। ये एक बहुत ही डार्क और बढ़िया कहानी है। और सबसे बड़ी चीज यार, मुझे लगता है कि ये तुम्हें देखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया मूवीज में से एक है। बाकी अभिषेक बच्चन की एक्टिंग, AR रहमान का म्यूजिक और कोर्ट रूम सीन जो मुझे आज भी याद रहता है, ये सब बहुत परफेक्ट है। यार मैं जानती हूँ ये सवाल आएगा कि अभिषेक बच्चन को ये रोल नेपोटिज्म की वजह से मिला है। शायद हाँ, मणिरत्नम का कनेक्शन बच्चन फैमिली से था, लेकिन क्या अभिषेक बच्चन ने वो रोल डिलीवर किया? जेन्युइनली कहूँ तो हाँ, यही पॉइंट है। रोल मिलना और निभाना दोनों अलग चीजें होती हैं। अभिषेक बच्चन को रोल मिला कनेक्शन से, लेकिन वो कोर्ट रूम वाला सीन जो किसी कनेक्शन से नहीं आया, वो उसकी एक्टिंग से आया है। सुशांत के बाद से हम नेपोटिज्म को लेकर सेंसिटिव हैं, और होना भी चाहिए, लेकिन साथ में फेयर भी रहना चाहिए। जब स्टार किड अच्छा काम करे तो उसे क्रेडिट भी देना चाहिए। अभिषेक ने गुरु में जो काम किया वो सच में कमाल का था। तो तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या तुमने गुरु देखी है। अगर नहीं देखी है तो प्रॉमिस करो कि तुम इस वीकेंड पर देखोगे, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम रिग्रेट नहीं करोगे। कमेंट में बताओ मुझे कि अभिषेक बच्चन की तुम्हें कौन सी फिल्म पसंद है। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।